गुड इवनिंग आप सभी को। 7 सितंबर 2025 को पश्चिम बंगाल एसएससी द्वारा बंगाल शिक्षक भर्ती परीक्षा का बंगाल के विभिन्न जिलों में आयोजन किया गया था। आज हम कक्षा 9 और 10 यानी कि क्लास 9 और 10 के लिए जो हिंदी विषय की जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्र का विश्लेषण करेंगे और एक किस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बाकी जब आयोग के द्वारा आंसर की जारी की जाएगी तब आप लोग उससे भी मिला लीजिएगा। इससे क्या होगा कि एक वहाँ का ऑफिशियल आंसर की मालूम होने से एक एग्जैक्ट और ऑफिशियल और ऑथेंटिक आंसर मालूम पड़ जाएगा और उससे पता चलेगा कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। बाकी हमने प्रयास किया हुआ है कि किस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताने का। बाकी अगर कहीं पे कुछ त्रुटि रह जाती है या गलती हो जाती है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसे माफ़ कर देंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि उदंत मार्तंड की प्रकाशन तिथि क्या है। तो उदंत मार्तंड की जो प्रकाशन तिथि है वह ऑप्शन अपना हो जाएगा 1926 है ना। तो 1926 तो समय दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन बी में 30 मई 1926 है, यानी कि 30 मई को जो है वो उदंत मार्तंड की प्रकाशन की तिथि थी। तो उदंत मार्तंड की प्रकाशन की तिथि तो हमें मालूम पड़ गई, ऑप्शन नंबर बी 30 मई 1926। लेकिन साथ ही साथ उदंत मार्तंड है क्या। तो उदंत मार्तंड जो है वह भारत का पहला हिंदी न्यूज़पेपर है। वह उदंत मार्तंड भारत का पहला हिंदी न्यूज़पेपर है और यह जो अखबार है वो साप्ताहिक अखबार थी, यानी कि सप्ताह में एक दिन ही प्रकाशित होती थी। उदंत मार्तंड एक हिंदी साप्ताहिक अखबार है, भारत का प्रथम साप्ताहिक अखबार है। और इसका जो शुरुआत है, उदंत मार्तंड की जो शुरुआत है वह पंडित जुगल किशोर द्वारा किया गया था। यानी कि जो उदंत मार्तंड है इसकी जो शुरुआत है वह पंडित जुगल किशोर के द्वारा की गई थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है, यानी कि प्रेमचंद ने एक उपन्यास लिखा जो अपूर्ण रह गया। तो उस अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है। उस उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र, है ना। उस उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। तो देखते हैं कि मंगलसूत्र के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। मंगलसूत्र जो उपन्यास है वो 1936 में जो है प्रेमचंद की मृत्यु हो जाती है। तो प्रेमचंद जी की मृत्यु होने के कारण से यह उपन्यास अधूरा रह जाता है। तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा मंगलसूत्र। लेकिन मंगलसूत्र पूरा तो किया गया, लेकिन किसके द्वारा पूरा किया गया। तो जो अपने प्रेमचंद जी हैं इनके पुत्र थे, इनके पुत्र का नाम है अमृत राय। तो अमृत राय ने ये मंगलसूत्र जो अपूर्ण रह गया था इसको पूरा किया गया था अमृत राय जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दाख छौणी के कटुक ने बौरी को अपने मुख खय है, पंक्ति के लेखक हैं। तो 4 ऑप्शन है, भूषण, तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सूरदास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि राजा लक्ष्मण सिंह कौन सा अखबार निकालते थे। राजा लक्ष्मण सिंह कौन सा अखबार निकालते थे। ऑप्शन ए है ब्राह्मण, बी प्रजा हितैषी, सी प्रदीप और 4 है ऑप्शन नंबर डी आर्य दर्पण। तो राजा लक्ष्मण सिंह के जो द्वारा अखबार जो निकाला जाता था वह अखबार का नाम है प्रजा हितैषी। और प्रजा हितैषी जो अखबार है वह आगरा से निकाली जाती थी, आगरा से प्रकाशित होती थी यह अखबार। और ये 1855 ईस्वी में प्रजा हितैषी अखबार जो राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा निकाला जाता था वो 1855 में शुरू हुआ था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि कीर्ति पताका की कथा किस राजा के जीवन पर आधारित है। कीर्ति पताका जो है वह किस राजा के जीवन पर आधारित कथा है। तो यह ऑप्शन जो इसका है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, राजा शिव सिंह। तो कीर्ति पताका जो है वह उसके रचनाकार थे विद्यापति जी। और इसकी जो कथा है वह बहुत रोचक कथा है। एक युद्ध हुआ था जो वहाँ के राजा थे, राजा शिव सिंह और एक सुल्तान था। उन दोनों के बीच एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध की कथा पर यह आधारित है।
और वो जो कथा है उसमें शिव सिंह जो है उनकी विजय हुई थी। तो कीर्ति पताका जो कथा है वह राजा शिव सिंह के जीवन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल की समय सीमा क्या मानी है? तो राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल की जो समय सीमा मानी है वह 760 से 1300 ईस्वी मानी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि रहीम के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो जो रहीम है, रहीम का पूरा नाम क्या था? रहीम का पूरा नाम था मिर्जा अब्दुल रहीम खान, है ना। तो इनके बारे में कौन सा कथन या कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इन्हें खान खाना की पदवी मिली थी, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। हमें क्या बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो नहीं वाले पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है कि कौन सा तथ्य सही नहीं है ना। इन्हें खान खाना की पदवी मिली थी, बिल्कुल सही है, इन्हें खान खाना की पदवी मिली थी। बरवे रामायण इनकी रचना है, बरवे रामायण इनकी रचना है। इस पे थोड़ा सा डाउट है, आगे देखते हैं ऑप्शन सी क्या कह रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है ये रिश्ते में अकबर के भाई थे, ये भी सही है। जो अपना जो ये क्या नाम है रहीम, ये रहीम जो है ये रिश्ते में अकबर के भाई थे। इन्होंने नीति एवं उपदेश परक दोहे लिखे, ये भी सही है। तो अगर हम चारों ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो ये 3 ऑप्शन सही बनता है, 3 ऑप्शन इनके लिए सही व्याख्या करता है। ये जो बरवे रामायण है ये इनकी रचना नहीं है। बरवे रामायण किनकी रचना है? बरवे रामायण जो है वो तुलसीदास की रचना है, तुलसीदास जी जो थे उनकी रचना है बरवे रामायण। और बरवे का यहाँ पे क्या अर्थ है? बरवे का अर्थ है ना, बरवे एक काव्य शैली होती है, जिस शैली में किसी की काव्य की रचना की जाती है। तो यहाँ पे जो काव्य की जो रचना की गई है, रामायण की जो रचना की गई है वह बरवे शैली में की गई, इसीलिए इसे बरवे रामायण कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सही ऑप्शन हो जाएगा बरवे रामायण इनकी रचना है, यानी कि प्रश्न के हिसाब से ये ऑप्शन सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस पदबंध का प्रयोग मुक्तिबोध ने किया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन है वह देखते हैं, इनमें से किस पदबंध का प्रयोग मुक्तिबोध ने किया है? राहों का अन्वेषण, विरुद्धों का सामंजस्य, ज्ञानात्मक संवेदन, संवेदनात्मक ज्ञान, लघु मानव। तो क्वेश्चन नंबर 8 के जो चारों ऑप्शन है इसको ध्यान से देखने पे ये पता चलता है कि जो जिस पदबंध का जो प्रयोग मुक्तिबोध द्वारा जो किया गया है तो ये है ज्ञानात्मक संवेदन या संवेदनात्मक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन सी होगा, है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, है ना। भजन कहो तातै भजियो पंक्ति के लेखक कौन है? तो ये जो इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो कौन है? क्या कबीरदास हैं, क्या तुलसीदास हैं, क्या बिहारी हैं या मीराबाई हैं? तो इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिहारी। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका सही ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहारी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि रामानंद के शिष्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रामानंद के शिष्य नहीं है, कौन? तुलसीदास, नरहरियानंद, पीपादास, सुरसुरानंद, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें शिष्य के बारे में पूछा गया है कि शिष्य नहीं है। तो रामानंद के कुल कितने शिष्य थे? रामानंद के कुल 12 शिष्य थे। तो उसमें से साफ पता चल रहा है कि जो तुलसीदास जी हैं ये शिष्य नहीं थे रामानंद जी के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तुलसीदास। बाकी नरहरियानंद ये रामानंद के शिष्य थे, पीपादास भी थे और सुरसुरानंद भी थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? जो पंत हैं उनको किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है लोकायत, ऑप्शन बी है चिदम्बरा, ऑप्शन सी है कला और बूढ़ा चांद, ऑप्शन सी है पल्लव। तो इसमें देखना है कि किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन इसका जो है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चिदम्बरा। तो जो पंत हैं उनको चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको कब मिला था?
1968 में 1968 में पंत जी को चिदम्बरा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले ये पहले हिंदी के लेखक भी बने। तो ये प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में लगभग आता है, चाहे वो यूजीसी नेट का हो या बिहार में स्टेट का हो या फिर पीजीटी का एग्जाम हो, टीजीटी का हो, ये क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। वीवीआईपी क्वेश्चन है ये। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा कृति के लिए, कब मिला था? 1968 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही क्रम क्या होगा? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही क्रम क्या होगा? तो पहले देखना पड़ेगा कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 4 रचनाओं का नाम है और अजात शत्रु है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है ना। तो पहले देखना पड़ेगा कि किस रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इससे हम उसका एक सही क्रम पता कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है अजात शत्रु है ना। ध्यान देने वाली बात है कि जो रचनाएं हैं जो ऑप्शन में दी गई हैं, ये सभी रचनाएं जो है प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। तो अजात शत्रु जो है, अजात शत्रु की जो रचना हुई थी वो हुई थी 1922 में, 1922 में अजात शत्रु की रचना हुई थी। उसके बाद 1922 के बाद 1928 में स्कंदगुप्त की रचना हुई थी। स्कंदगुप्त की जो रचना हुई थी वो 1928 में हुई थी। उसके बाद 1931 में चंद्रगुप्त की रचना हुई थी, 1931 में चंद्रगुप्त की रचना हुई थी और फिर 1933 में ध्रुव स्वामिनी की रचना हुई थी। यानी एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अजात शत्रु जो है उसकी रचना हुई थी 1922 में, स्कंदगुप्त की रचना हुई थी 1928 में, चंद्रगुप्त की रचना हुई थी 1931 में और ध्रुव स्वामिनी की रचना हुई थी 1933 में। तो इस हिसाब से हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले अजात शत्रु, फिर स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि उर्मिला किस कहानी की पात्र है? तो उर्मिला किस कहानी की पात्र है? ऑप्शन ए आकाशदीप, ज्ञानदान, इंद्रजाल और पराया सुख। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा पराया सुख। तो उर्मिला जो है वो पराया सुख कहानी की पात्र है और पराया सुख जो कहानी है वो यशपाल के द्वारा जो लिखा गया है। यशपाल हमारे एक बहुत हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार हैं, लेखक हैं, उनके द्वारा लिखा गया है पराया सुख। तो उसमें उर्मिला जो है वो एक कहानी जो पराया सुख है उसकी एक पात्र है। पराया सुख बहुत ही रोचक कहानी है। इस कहानी में उर्मिला को जो दिखाया गया है कि वह उर्मिला जो है अपने पति से परेशान होकर के या इच्छा थी उसको कि छोड़ करके वो एक दूसरे व्यक्ति जो सेठी नाम का व्यक्ति है उससे शादी करने के विचार में उलझी हुई है। वह कुछ कर नहीं पाती है, उर्मिला कुछ कर नहीं पाती, काफ़ी विवश होती है। पराया सुख में इस चीज़ को भी दिखाया गया है कि नारी की बेबसी और भारतीय विवाह प्रणाली जो है वो उस पर व्यंग भी करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 उर्मिला जो है वो पराया सुख यानी कि ऑप्शन नंबर डी की पात्र है ना। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में कांपा। पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति क्या नागार्जुन की है? यह पंक्ति क्या महादेवी की है? यह पंक्ति क्या अज्ञेय की है? यह पंक्ति क्या निराला की है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन हो जाएगा अज्ञेय। यह जो पंक्ति है यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में कांपा, यह अज्ञेय की पंक्ति है। यह जो पंक्ति है वह अज्ञेय की पंक्ति है और यह पंक्ति जो है एक कविता है, दीप अकेला। दीप अकेला नामक एक कविता है, उस कविता से लिया गया है। और इसका अर्थ यह होता है, इस पंक्ति का अर्थ यह है कि इसका अर्थ है कि सच्चा विश्वास वह नहीं होता जो अपनी छोटी या कमजोर स्थिति में भी डगमगा जाए, बल्कि वह विश्वास होना चाहिए जो विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहे, जैसा दीप के माध्यम से कवि ने दर्शाया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अज्ञेय। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तिकवापुर किसका जन्म स्थान है? भूषण, बिहारी, पद्माकर या घनानंद? तो ये तिकवापुर जो है वो कानपुर के पास पड़ता है। इसको तिकमापुर या त्रिविक्रमपुर भी बोलते हैं।
तो तिकवापुर जो है वह त्रिविक्रमपुर भी बोलते हैं और तिकमापुर भी बोलते हैं। यह किसका जन्म स्थान है? यह क्या भूषण का है, बिहारी का है, पद्माकर का है या घनानंद का है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भूषण। तो तिकवापुर जो है वो भूषण जी का जन्म स्थान है। और भूषण जी का तिकवापुर में कब जन्म हुआ था? यह 1613 में इनका तिकवापुर में जन्म हुआ था, है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इतना आसान है, ये सबको पता ही होगा कि आधुनिक काल को गद्यकाल नाम किसने दिया। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि गद्यकाल नाम किसने दिया आधुनिक काल को? इसका तो सबको पता है कि इसका ऑप्शन ये होगा रामचंद्र शुक्ल, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ये संदेश रासक किसकी रचना है ना। संदेश रासक जो है वो रचना किसकी है? अब्दुल रहमान की है, नरपति नाल की है, देवसेन की है या धनपाल की है? तो जो संदेश रासक जो रचना है वह अब्दुल रहमान की है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? सबन के ऊपर ही ठाडो रहिबे को जोग किसके लिए कहा गया है? सबन के ऊपर ही ठाडो रहिबे को जोग किसके लिए कहा गया है? क्या ये छत्रसाल के लिए कहा गया है, पृथ्वीराज के लिए कहा गया है, शिवाजी के लिए कहा गया है या जयसिंह के लिए कहा गया है? तो ये जो सबन के ऊपर ही ठाडो रहिबे को जोग जो है वह ऑप्शन नंबर सी यानी शिवाजी के लिए कहा गया है। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक तथ्य है। रोचक तथ्य यह है कि कवि ने जो है औरंगजेब द्वारा शिवाजी को उचित सम्मान न दिए जाने पर शिवाजी के क्रोधित होने तथा औरंगजेब व इसके सैनिकों के हाव भाव का वर्णन किया है। और इसको किसी और ने नहीं बल्कि भूषण के कवित्व से लिया गया है। ये जो सबन के ऊपर ही ठाडो रहिबे को जोग है ये भूषण के जो कवित्व हैं वहां से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कुतुबन किसके शिष्य थे? तो कुतुबन जो है शेख बुरहान के थे, हुसैन शाह के थे, मंझन के थे या जैसी के थे? तो कुतुबन जो है वह शेख बुरहान के शिष्य थे। कुतुबन शेख बुरहान के शिष्य थे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेख बुरहान। तमस के अंग्रेज कलेक्टर का क्या नाम है? तमस के अंग्रेज कलेक्टर का नाम क्या क्लाइव है, क्या हुबर्ट है, क्या कर्जन है या रिचर्ड है? जो तमस है, तमस किनके द्वारा लिखा गया है ये भी जानना जरूरी है। तमस जो है वो भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। और ये जो रचना है भीष्म साहनी के द्वारा जो तमस लिखा गया है वो 1973 में लिखा गया है। 1973 में भीष्म साहनी के द्वारा तमस लिखा गया। और इसमें अंग्रेज कलेक्टर का क्या नाम था? अंग्रेज कलेक्टर का नाम था रिचर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा रिचर्ड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एक उद्धरण है, पूछा गया है कि ये पंक्ति किस रचना से उद्धृत है। कह रहा है कि जहां एक बार प्रेम ने वास किया हो वहां उदासीनता और विराग चाहे पैदा हो जाए, हिंसा का भाव नहीं पैदा हो सकता। कितनी बढ़िया बात कही है कि जहां एक बार प्रेम ने वास किया हो वहां उदासीनता और विराग चाहे पैदा हो जाए, हिंसा का भाव नहीं पैदा हो सकता। तो यह रचना यह जो पंक्ति है वो किस रचना से उद्धृत है? तो क्या यह तमस से लिया गया है, क्या आकाशदीप से लिया गया है, क्या ध्रुव स्वामिनी से लिया गया है या क्या गबन से लिया गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा जो रचित गबन है, तो गबन से लिया गया है। यह जो पंक्ति है गबन नामक रचना से, गबन उपन्यास है वहां से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि रूप मंजरी किसकी कृति है? रूप मंजरी जो है किसकी कृति है? नंददास, नाभादास, चतुर्भुज दास या नरपति व्यास? तो रूप मंजरी जो है वो नंददास की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का ए नंददास, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में किस कवि की पंक्ति है? क्वेश्चन नंबर 23 का जो है ऑप्शन है वो निराला है, पंत है, प्रसाद है और महादेवी है। तो यह जो पंक्ति है जिस मधुर छाया में
विश्व चित्रपट चल माया में यह जो है पंक्ति यह प्रसाद की पंक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक कौन मानता है? तो पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले शख्स का नाम है वुलर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अप्रामाणिक मानने वाले का नाम है वुलर, है ना। पृथ्वीराज रासो को इन्होंने अप्रामाणिक माना है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद होती है और वही हमारे जीवन में काम भी आती है। अधिकांश लोगों को तो इसका आंसर पता होगा, है ना। यह पंक्ति किसकी है? भीष्म साहनी, प्रसाद, यशपाल या प्रेमचंद। तो असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद होती है और वही हमारे जीवन में काम आती है। यह पंक्ति जो है किसी और ने नहीं बल्कि प्रेमचंद जी के द्वारा कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बिजनेस की भी एक नैतिकता होती है, उक्ति किस रचना से उद्धृत है? तो ये जो पंक्ति है, यह जो लिया गया है वह राजनीति का बंटवारा, ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। राजनीति का बंटवारा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्या स्त्री होना कोई पाप है? पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो यह जो क्या स्त्री होना कोई पाप है, पंक्ति के लेखक कौन है? क्या प्रेमचंद है, राघव है, यशपाल है या जयशंकर प्रसाद है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रतीक पत्रिका के संपादक थे अज्ञेय, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतीक पत्रिका के संपादक, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, प्रतीक पत्रिका है ना, तो प्रतीक पत्रिका के संपादक थे अज्ञेय। लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय क्या है? लक्षण ग्रंथ जो क्वेश्चन नंबर 29 है, तो लक्षण ग्रंथ का क्या अभिप्राय है? क्या यह काव्यांग निरूपक ग्रंथ है, चरित काव्य है, महाकाव्य या खंड काव्य है? तो जो लक्षण ग्रंथ होता है ना, लक्षण ग्रंथ क्या है? शास्त्रीय ग्रंथ ही होता है। और शास्त्रीय ग्रंथ उसको बोलते हैं जिसमें जो काव्य के जो अंग होते हैं, जैसे रस है, अलंकार है, गुण है, दोष है, इनके नियमों का व्यवस्थित वर्णन किया जाता है ना। तो जो लक्षण ग्रंथ होते हैं वो बिल्कुल शास्त्रीय ग्रंथ होते हैं और सभी जो अंग हैं काव्य के उनका व्यवस्थित वर्णन किया जाता है। जैसे एक दो अगर एग्जाम्पल भी लेंगे तो रीतिकाल के जो कुछ ग्रंथ हैं, केशव दास जी के द्वारा रचित ग्रंथ है कवि प्रिया या रसिक प्रिया, वो कुछ उदाहरण है लक्षण ग्रंथ के। तो इनका जो लक्षण ग्रंथ का क्या अभिप्राय होता है? इनका अभिप्राय चरित काव्य तो होगा नहीं, महाकाव्य भी नहीं होगा, खंड काव्य भी नहीं होगा। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा काव्यांग निरूपक ग्रंथ। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काव्यांग निरूपक ग्रंथ, है ना। क्वेश्चन नंबर 30, किस कवि से प्रभावित होकर धर्मदास निर्गुण मत की ओर झुके? किस कवि से प्रभावित होकर? कबीर से, मलुकदास से, सुंदरदास से या दादू दयाल से? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर से। तो कबीर से प्रभावित होकर धर्मदास जो है वो निर्गुण मत की ओर झुके थे। ये पीडीएफ थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन मैं स्पष्ट तरीके से बोल के आपको समझाऊंगा कि क्या लिखा हुआ है अगर आपको समझ में ना आए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 है ये, संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? इतना आसान क्वेश्चन है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह ये सबको पता है कि का, के और की, ये संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन हो जाएगा सही डी, का, के, की जो है वह संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि हर आदमी अपने को शिकारी समझता है और उसका शिकार है समाज। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32? हर आदमी अपने को शिकारी समझता है और उसका शिकार है समाज। पंक्ति जो है किस रचना से उद्धृत है? यह पंक्ति जो है किस रचना से उद्धृत है ना।
तो राजनीति का बंटवारा से लिया गया है, कफन से लिया गया है, महाजनी सभ्यता से लिया गया है या कुटर से लिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाजनी सभ्यता से। यह जो पंक्ति है यह महाजनी सभ्यता से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि महादेवी के किस काव्य संग्रह पर सैकसरिया पुरस्कार मिला था। तो महादेवी वर्मा जी हैं जिनको आधुनिक काल की मीराबाई कहा जाता है, तो इनको किस काव्य संग्रह पर सैकसरिया पुरस्कार मिला था। तो सैकसरिया पुरस्कार जिनको पता है उनके लिए तो बढ़िया है, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि सैकसरिया पुरस्कार जो है वह हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा जो है महिला साहित्यकारों को हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है। सैकसरिया पुरस्कार क्या है? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा महिला साहित्यकारों को दिया जाता है। किसके लिए? हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए। और यह एक कंप्लीट टोटली साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत जो है 1931 में हुई थी। तो महादेवी वर्मा जी को निर्जा काव्य संग्रह के लिए सैकसरिया पुरस्कार दिया गया था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की है। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है वह रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो 34 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में कह रहा है कि त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है। लो, सबसे आसान क्वेश्चन फिर से आ गया। त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्विगु। तो ये तो आंख बंद करके सही मारने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, द्विगु समास। 35 का डी, द्विगु। 36 देखते हैं। 36 कंप्लीट करने के लिए कह रहा है कि सैवालों की हरी दरी पर, यहाँ पे भरना है, छिड़ते देखा है। रिक्त स्थान के लिए सही शब्द का चयन करें। वारिकणों को, हृदय तंतु, प्रणय कलह या हंसों को। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो है सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रणय कलह। सैवालों की सैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। 36 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, प्रणय कलह। क्वेश्चन नंबर 37, निराला रचित काव्य संग्रह है। तो निराला ने कौन सी रचना, निराला जो है वो उनकी कौन सी काव्य संग्रह है? क्या वरुणालय है, वाणी, अर्चना है या युगपथ है? तो निराला जी के द्वारा इनमें से जो रचित काव्य संग्रह है वह ऑप्शन सी, अर्चना है। निराला जी के द्वारा रचित काव्य संग्रह का नाम है अर्चना। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा क्या बालकृष्ण शर्मा को कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह या मैथिली शरण गुप्त? तो इसका सही ऑप्शन है वह 38 का बी, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक पर हुई? टीकाएं मतलब टीका टिप्पणी। तो बिहारी सतसई, सेवा बावनी, रामचंद्रिका या मतीराम सतसई? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहारी सतसई। इस पे सर्वाधिक टीकाएं हुई हैं। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि दुख ही जीवन की कथा रही, किस कविता की पंक्ति है? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि दुख ही जीवन की कथा रही, किस कविता की पंक्ति है? आंसू, जीवन विरह का जलजात, सरोज स्मृति या मैं नीर भरी दुख की बदली, जो महादेवी जी के द्वारा लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोज स्मृति। तो सरोज स्मृति के बारे में एक बात बता दूं आपको कि सरोज स्मृति जो है वह निराला जी के द्वारा रचित है और इनके पुत्र का नाम था सरोज। ये जो सरोज है ना, सरोज स्मृति में सरोज, तो सरोज इनके बेटे का नाम है
और जब इनके बेटे की मृत्यु हो जाती है तो उससे प्रेरणा लेकर के या उस मृत्यु के शोक में इन्होंने सरोज स्मृति की रचना की थी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 7 सितंबर 2025 को पश्चिम बंगाल एसएससी द्वारा सरोज की जब मृत्यु हो जाती है तो उसी शोक में इन्होंने निराला ने सरोज स्मृति की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? काल इसको दे गया पल आंसुओं का हार, यह पंक्ति किसकी है? तो यह जो पंक्ति है क्या वह निराला की है, जयशंकर प्रसाद की है, महादेवी की है या पंत की है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी, महादेवी। काल इसको दे गया पल आंसुओं का हार, यह जो पंक्ति है वह महादेवी की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? तो प्रगतिशील लेखक संघ है, इसका प्रथम अधिवेशन क्या 1936 इलाहाबाद में हुआ, क्या 1936 लखनऊ में हुआ, कलकत्ता में हुआ या लाहौर में हुआ? तो 42 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 1936 लखनऊ में हुआ था। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1936 को 1936 को लखनऊ में हुआ था। गला थोड़ा सा खराब है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो सरहपा की साधना पद्धति है, पूछा गया है कि सरहपा की साधना पद्धति है। सरहपा की साधना पद्धति क्या योग साधना है, कमल कुलिस साधना है, निरक्षीर साधना है या अर्थ काम साधना है? तो जो सरहपा की जो साधना पद्धति है वह कमल कुलिस साधना होती है। कमल कुलिस साधना क्या है? कमल कुलिस साधना जो है वह एक तंत्र साधना है। तंत्र साधना यानी कि पूरा मंत्रोच्चारण है, इसमें बहुत ज़्यादा गोपनीय और दुर्लभ साधन है, बहुत कठिन साधना है और इसका उद्देश्य होता है भौतिक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, है ना, या फिर कोई और प्रयोजन के लिए भी कमल कुली साधना की जो पद्धति है वह सरहपा के द्वारा अपनाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमल कुलिस साधना। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन रीति मुक्त धारा नहीं है? देव, ठाकुर, आलम या बोधा? तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, देव। देव जो वो रीति मुक्त धारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि झूठा सच उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो झूठा सच का जो उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है वह 1958 है। तो 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा 1958। 46 देखें, 46 कह रहा है नामवर सिंह ने हिंदी की पहली नई कहानी किसे माना? नामवर सिंह ने क्या उसने कहा था को माना, परिंदे को माना, चीफ की दावत को माना या वापसी को माना? तो नामवर सिंह के जो द्वारा माना गया था हिंदी की जो पहली कहानी, नई कहानी, वह परिंदे को माना गया था। परिंदे को नामवर सिंह के द्वारा हिंदी की पहली नई कहानी माना गया। सॉरी। लीजा किस पात्र की रचना है? क्वेश्चन नंबर 47। लीजा राजनीति का बंटवारा, गबन, कुटज या तमस? तो लीजा जो है वह तमस रचना की पात्र है। 47 का ऑप्शन डी, तमस। अष्टछाप के बारे में कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 48। अष्टछाप के बारे में, अष्टछाप के सभी कवि ब्रजभूमि के निवासी थे। बिल्कुल सही, ब्रजभूमि के निवासी ही थे। अष्टछाप के सभी कवि ब्राह्मण थे। थोड़ा सा डाउट है इस आंसर पे। अष्टछाप के सभी कवियों को भगवान कृष्ण का सखा माना जाता है। बिल्कुल सही। अष्टछाप के सभी कवि श्रीनाथ जी के मंदिर में स्वरचित गान गाया करते थे। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन देखने पे पता चलता है कि इसका जो सही ऑप्शन है
वह ऑप्शन बी होगा, अष्टछाप के सभी कवि ब्राह्मण थे। यह कथन असत्य है, अष्टछाप के सभी कवि ब्राह्मण नहीं थे। तो 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही ऑप्शन। 49 जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कायर बहुत पमादही बहिक न बोले सुर। यह किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति जो है वह कबीरदास जी की है। 49 का ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। 50 आंखें चुराना मुहावरा का क्या अर्थ है? क्या तो सबको पता ही होगा कि इसका अर्थ है ऑप्शन डी अनदेखा करना, है ना। किसी को अनदेखा करना, किसी को इग्नोर करना का मतलब होता है आंखें चुराना। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 51 सबसे आसान क्वेश्चन बच्चों वाला। तो स्वर संधि की जो है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। 51 का क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन सही है डी। क्वेश्चन नंबर 52 आमिर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? आमिर खुसरो का वास्तविक नाम जो था वह अब्दुल हसन था। 52 का ऑप्शन ए सही ऑप्शन हो जाएगा। 52 का ऑप्शन ए। 53 का है क्वेश्चन ठगनी क्यों नैना झमकावे। पंक्ति का उपयोग किस कहानी में हुआ है? गदल में हुआ है, प्रायासुक में हुआ है, ठाकुर का कुआं में हुआ है या कफन में हुआ है? यह जो कथन है ठगनी क्यों नैना झमकावे, यह पंक्ति का उपयोग किस कहानी में हुआ है? तो प्रेमचंद जी के द्वारा रचित जो कहानी है कफन, तो कफन में यह पंक्ति का उपयोग हुआ है ठगनी क्यों नैना झमकावे। क्वेश्चन नंबर 54 दिन्हे पलक कपाट सयानी पंक्ति का प्रयोग किसके संदर्भ में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 54 का कह रहा है कि यह जो पंक्ति है वह क्या राधा, पद्मावती, सीता या मीराबाई किसके संदर्भ में किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सीता। 54 का सही आंसर ऑप्शन सी सीता। 55 क्वेश्चन नंबर ध्रुव स्वामिनी नाटक में अंकों की संख्या कितनी है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है उसमें नाटक में अंकों की संख्या कितनी है? वह नाटक में अंकों की संख्या 3 है। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा डी। 56 देखिए सागर सेवित मेघ मेखलित किस विधा की रचना है? सागर सेवित मेघ मेखलित जो है वो डायरी है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या यात्रा वृत्तांत है? तो जो सागर सेवित मेघ मेखलित है वह एक यात्रा वृत्तांत, एक विधा है, इस विधा की रचना है। तो 56 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यात्रा वृत्तांत। 56 खत्म हो गया। 57 कुटज किस प्रकार का निबंध है? कुटज जो है वह किस प्रकार का निबंध है? क्या यह ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है, ललित है या मनोविश्लेषणात्मक है? तो कुटज जो है वह एक ललित निबंध है ना। कुटज जो है ललित निबंध है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। और कुटज जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया था, है ना। तो कुटज जो निबंध है उनके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो 57 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ललित निबंध। बकरी विलाप 58 बकरी विलाप काव्य कृति किसकी है? भारतेंदु, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र या अंबिका दत्त व्यास? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए भारतेंदु। 58 का ऑप्शन ए भारतेंदु। 59 कह रहा है कि निहाल किसका बेटा है? तो निहाल जो है वह गदल का बेटा है। 59 का ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। 60 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? अष्टपदी जोग ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? तो अष्टपदी जोग ग्रंथ के जो रचयिता हैं उनका नाम है जम्भदास। तो 60 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्भदास। बाकी आप लोग मिला के देख लें कि 60 में से किसके कितने सही हो रहे हैं और कौन कौन से गलत हो रहे हैं। ये ऑफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। ऑफिशियल आंसर के आने का इंतज़ार करते हैं और जब ऑफिशियल आ जाएगा तभी आप लोग कंफर्म होंगे कि किसका कौन सा आंसर सही है, आयोग ने किसका सही माना है। जैसे ये अष्टपदी जो ग्रंथ है तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये हरिदास निरंजनी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन
इस पे संदेह है, मुझे लगता है कि ये जम्पदास जी के द्वारा रचित है। तो ये आयोग के द्वारा जब आंसर किया जाएगा तो स्पष्ट हो जाएगा।